नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट धर्मेंद्र संधू जी। धर्मेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद वंदना जी। धर्मेंद्र जी, अग्निपथ योजना पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा रही है। कहने का मतलब ये है कि इसकी वजह से पूरे देश में हाहाकार मच गया है, जगह जगह पर आगजनी की जा रही है। क्या हैं अब ताज़ा हालात? वंदना जी, हालात देश के ख़राब हो चुके हैं। यातायात बिल्कुल ठप हो चुका है। जो लोग यात्रा करते थे ट्रेन के ज़रिए, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुकी है ट्रेन यात्रा। कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। यहाँ तक कि पहले दूसरे शहरों में लगातार जो थी तोड़फोड़ की जा रही थी, तो अब पंजाब तक भी उसकी आग पहुँच चुकी है। पंजाब के लुधियाना का जो रेलवे स्टेशन है, काफ़ी बिजी रेलवे स्टेशन माना जाता है और हर जगह पर लुधियाना से ट्रेनें जाती हैं। तो वहाँ पर 7 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं और 11 ट्रेनें आज चली ही नहीं हैं। तो इसी के चलते जालंधर में भी काफ़ी जो हड़कंप मचाया लोगों ने, उसके चलते 6 घंटे तक हाईवे जाम रखा गया। और बात की जाए विभिन्न स्थानों की, तो वहाँ पर देश भर में 360 के करीब ट्रेनें रद्द की गई हैं। बिहार में तो बंद कर दी गई हैं और साथ ही 718 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। रेलवे स्टेशन जला दिया गया है। और ख़ास बात जो पंजाब में देखने को मिली है वो ये है कि पंजाब में किसी भी प्रकार की पंजाब सरकार की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया गया। नुकसान पहुंचाया गया तो केंद्रीय संपत्ति को, जिस प्रकार रेलवे स्टेशन होते हैं वो केंद्र की संपत्ति होते हैं, तो उनको नुकसान पहुंचाया गया। हाईवे जो केंद्र की ओर से बनाए गए हैं उनके ऊपर धरना प्रदर्शन किया गया है। तो इसी के चलते अगर बात की जाए बिहार की, तो बिहार में 50 कोच व 5 इंजन जला दिए गए हैं और इसी के चलते 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। 200 करोड़ का नुकसान हुआ है। और साथ ही ट्रेनें रात 8 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक की चलेंगी। उससे पहले के सारे रूट बंद कर दिए गए हैं। और बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो 400 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। बलिया ज़िले में 200 गिरफ्तार किए गए हैं। जौनपुर में बस को आग लगाई गई है। और इसी के चलते जयपुर दिल्ली हाईवे जाम किया गया है। केरल में, हरियाणा और आंध्र प्रदेश व कर्नाटक में भी विरोध लगातार जारी है। लेकिन इसी बीच जो केंद्र सरकार है वो इसके लिए तारीखों का ऐलान भी कर चुकी है कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जहाँ तक भर्ती प्रक्रिया की बात है, अगर शुरू हो भी गई है तो लोग अगर इसके खिलाफ हैं तो उन्हें इस तरीके की आगजनी वगैरह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति, भारतीय संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है और इसको नुकसान पहुँचाना ठीक नहीं है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं कि संपत्ति का नुकसान ना करें या किसी की जान माल का नुकसान ना हो तो ही बेहतर है। अब बात करते हैं सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड पर। सिद्धू मूसेवाले हत्याकांड पर क्या नई अपडेट आई है? जी बिल्कुल वंदना जी, सिद्धू मूसेवाला के मामले में कई गैंगस्टरों से पूछताछ की जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब पुलिस रिमांड पर लेकर आई है। तो इसी के चलते धीरे धीरे लॉरेंस बिश्नोई भी काफ़ी खुलासे करता नज़र आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई ने 2 शूटरों की पहचान भी बता दी है कि मैं उन्हें जानता हूं और जितने भी गैंगस्टर हैं जिनके नाम लिए जा रहे हैं, या गैंगस्टर जिनका संबंध बिश्नोई ग्रुप के साथ जोड़ा जा रहा था, उनको सामने बिठाकर, लॉरेंस बिश्नोई के बिल्कुल सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में बड़ी अपडेट ये है कि इस मामले में मानसा की एंट्री भी हो चुकी है। सिद्धू मूसेवाला भी मानसा से संबंधित था, मानसा के पास उसका गांव था और इसी के चलते मानसा के गांव रल्ली का रहने वाला मनमोहन सिंह मोहना, वो भी पुलिस के निशाने पर आ गया। वो पहले से जेल में बंद था, जिसे रिमांड पर बाहर लाया गया था और कहा जा रहा था कि काफ़ी जो अहम भूमिका निभाई थी इलेक्शन के टाइम पे, जब विधानसभा के इलेक्शन थे तो उस समय भी उसने रेकी करवाई थी सिद्धू मूसेवाला की। लेकिन जो था कि सिद्धू मूसेवाला को इलेक्शन के कारण काफ़ी सिक्योरिटी मिली हुई थी, तो तब इन गैंगस्टरों का उसके ऊपर बस नहीं चला था। तो अब मोहना जो गैंगस्टर है उसको भी रिमांड पर लिया गया है। उससे भी पूछताछ लगातार जारी है और जैसे जैसे अपडेट आ रही है उसी प्रकार से ही मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और साथ ही बॉम्बे की बात की जाए तो लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप का नाम जोड़ा गया था कि सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने धमकी भेजी है। तो सलमान खान के मामले में जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम है सौरव महाकाल।
तो सौरभ महाकाल ने भी काफ़ी खुलासे कर दिए हैं। उसने कहा है कि करण जौहर को भी धमकी मिली थी, उसके ऊपर भी हम कार्रवाई करने वाले थे। करण जौहर से 5 करोड़ रुपए मांगे जाने वाले थे, लेकिन अब वो काम बीच में ही रह गया क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। और सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु हुई थी तो करण जौहर का नाम सामने आया था, तो इसी के चलते दोनों का संबंध जोड़ने के बाद करण जौहर के ऊपर भी इन्होंने निशाना लगाना था, लेकिन बचाव रह गया। मौसम में एक बार फिर से तब्दीली आ गई है, आगे कैसा रहने वाला है मौसम? बिल्कुल वंदना जी, मौसम की बात की जाए तो मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। इसी के चलते ही हिमाचल की बात की जाए तो हिमाचल में पश्चिमी विक्षोभ है जो वो 24 जून तक सक्रिय रहने की संभावना है। इसी के चलते कुछ इलाकों में हिमपात हो सकता है, जो ऊंची पहाड़ी चोटियां उनके ऊपर, और आंधी व बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कांगड़ा व हमीरपुर व शिमला में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में जो शिमला का तापमान है उसमें 4.5 डिग्री के करीब जो है गिरावट दर्ज की गई है। और ऊना को सबसे गर्म इलाका माना जा रहा था, पंजाब के साथ लगती है सरहद ऊना की, तो वहाँ पर जो तापमान है वो 29 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। इसी के चलते लगातार बारिश है, लगातार मौसम ठंडा हो रहा है, और पंजाब व और इलाकों में काफ़ी नुकसान भी हो चुका है। बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में लगातार बिजली के कट लगने शुरू हो चुके हैं और बिजली की जो मांग है वो भी बढ़ चुकी है, लेकिन इसी के चलते ही जो नुकसान हुआ है वो भी काफ़ी हो चुका है। एक घर की छत गिरने से एक बच्ची व उसके चाचा की मृत्यु हुई है। मोगा व मुक्तसर साहब में किसानों की मौत हुई है। एक किसान की मौत छत गिरने से हुई है और दूसरे किसान की करंट लगने से मृत्यु हुई है। वो अपने खेत में मोटर चलाने के लिए गया था, लेकिन इसी दौरान करंट आ रहा था, बारिश हो रही थी और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब बारिश हो रही थी तो मोटर चलाने की क्या ज़रूरत थी, ट्यूबवेल चलाने की क्या ज़रूरत थी। तो इसलिए हम भी अपने किसान भाइयों से यही अनुरोध करते हैं कि वो भी अगर बरसात हो रही है तो सावधानी से खेत में जाएं, क्योंकि कई बार होता है कि मोटर या ट्यूबवेल का जो कनेक्शन होता है उसकी तार वगैरह उससे टेप नहीं होती, जहाँ वहाँ पर कोई जॉइंट होता है। तो इसलिए ध्यान रखें, सावधानी बरतें, क्योंकि करंट है वो किसी को भी नहीं छोड़ता। जी, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक प्रतियोगिता में फिर से गोल्ड मेडल जीता है, क्या है पूरी खबर? वंदना जी, कुछ दिन पहले भी नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था, लेकिन कुछ पॉइंट से वो पीछे रह गए थे, लेकिन उसमें सुधार करते हुए एक हफ्ते का शायद समा हुआ है। उसी के चलते नीरज चोपड़ा ने फिनलैंड में चल रही गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। इसके चलते उन्होंने 86.69 मीटर तक भाला फेंका है। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले हैं, आर्मी ने भी उनको बड़ा ओहदा दिया था, पद दिया था। तो इसी के चलते नीरज चोपड़ा ने देश का नाम रोशन किया था। टोक्यो ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और जो बड़े दिग्गज हैं जो इन्हीं स्पर्धाओं में हिस्सा लेते हैं, भाला फेंकने की, जेवलिन थ्रो में, उनमें एक नाम है जो जिसको वर्ल्ड चैंपियन कहा जाता है, ग्रेनाडा के हैं एंडरसन पीटर्स, उनको हराया है। और इससे पहली प्रतियोगिता में वो आदमी जीता था, वो प्लेयर जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल आया था। तो अब जो नीरज चोपड़ा है उसने अपना मुकाम फिर से हासिल कर लिया, उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। हरियाणा में इलेक्ट्रिकल बसें चलने का फैसला किया गया, अब चलने लगेंगी जल्द ही। तो ये क्या सिर्फ प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए चलाई जा रही हैं? बिल्कुल वंदना जी, प्रदूषण की समस्या पूरे देश की है। पूरे देश में लगातार प्रदूषण बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और जितनी तपिश है, जितने व्हीकल रोड पर होते हैं, तो आप कभी स्कूटी बाइक से जाते हैं या फिर कभी पैदल निकलते हैं तो आपको 2 मिनट कहीं रुकना पड़ जाए तो आपको एहसास होगा कि इंजन कितनी गर्मी पैदा कर रहे हैं। तो इसी के चलते ही इलेक्ट्रिक वाहन चलाने की सरकार की योजना थी। इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ भी आ चुकी हैं, इलेक्ट्रिक कारें भी आ चुकी हैं। तो इसी के चलते अब इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। देश की राजधानी में इलेक्ट्रिक बसें चल चुकी हैं। इसके अलावा कई और स्थानों पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना है और चल भी रही हैं। तो इसी के चलते अब हरियाणा में केंद्र सरकार के सहयोग से 800 इलेक्ट्रिक बसें आएंगी। वो बसें विभिन्न रूटों के ऊपर चलेंगी, विभिन्न शहरों में चलेंगी, जिससे प्रदूषण कम होगा, पेट्रोल डीजल की खपत जो है वो कम होगी, फ़ायदा होगा, पोल्यूशन नहीं होगा। लोगों को जिस प्रकार से घबराहट होती है इस पोल्यूशन से, वो कम हो जाएगी। हरियाणा जेल में भी बरामद हुए हैं मोबाइल फ़ोन, आइए जानते हैं क्या है पूरी घटना।
बिल्कुल वंदना जी, पंजाब की जेलों में अक्सर मोबाइल फ़ोन बरामद किए जाते हैं और अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में ही पंजाब की जेलों से 1200 के करीब मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए थे। अब हरियाणा भी सुर्खियों में आ गया। हरियाणा की जेल में 3 महीने के अंतराल के बीच ही 2 मोबाइल बरामद किए गए हैं और 2 मोबाइल छिपा के ऐसे स्थानों पर रखे जाते थे। एक मोबाइल एग्जॉस्ट फैन होता है, उसके जो एक दीवार में होल होता है उसमें रखा गया था बाथरूम के, तो इसी के चलते ही दूसरा मोबाइल भी इसी प्रकार बरामद किया गया है। लेकिन बड़े सवाल जेल प्रशासन के ऊपर उठते हैं कि जेलों में कहा जाता है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, लेकिन मोबाइल बरामद हो रहे हैं। किसका कसूर है, कौन मिला हुआ है, कौन पहुंचाता है, ये जांच का विषय है। कल फिर से ताजा तरीन खबरों के साथ हाजिर होंगे प्रोग्राम खुलासा न्यूज का। मैं तब तक के लिए नमस्कार।